हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? यहाँ पे मैं भूगोल की का क्वेश्चन आंसर सीरीज चलाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस सीरीज में हम लोग क्या देखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं टॉपिक वाइज मैं यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। और जो जहाँ पे एनालिसिस करने लायक होगा वहाँ पे मैं डीपली आपको बताऊँगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूँगा आपको क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा वो, ठीक है। तो भूगोल का टॉपिक यहाँ पे चलेगा, प्रश्न उत्तर सीरीज ये रहेगा, ठीक है। और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे CSK CM क्लासेज में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें। तो आइए फटाफट रिवीजन करते हैं। जल मंडल टॉपिक रहेगा इसमें, ठीक है। इस टॉपिक में मैं क्या बताऊँगा आपको, जल मंडल से संबंधित बातें यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। जल मंडल जैसे कि आपको पता होगा कि अगर मुख्यतः बात करें, ठीक है, तो हमारी पृथ्वी जो है जल मंडल, ठीक है, स्थल मंडल, ओके, स्थल मंडल और वायुमंडल, और एक होता है जैव मंडल, ठीक है। तो इसमें बटा हुआ है वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल और स्थल मंडल और जैव मंडल। तो इसमें से हम लोग जल मंडल को यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ आपको। मैं पहले यहाँ पे बेस पहले बता दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, फिर आगे चल के मैं क्वेश्चन बताऊँगा, उसके बाद उसका बेस बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये है पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी का अगर एरिया माने, अगर इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें, तो अगर हम इसको 100% मान लेते हैं, इसके क्षेत्रफल को 100%, तो 100% में से अगर देखें तो 29.1% स्थल है, ठीक है, भूभाग है, यानी कि भूमि वहाँ पे आपको दिखाई देगी। और लगभग 71% यानी 70.9% की बात करें तो ये लगभग 71% होता है। इस पे आपको मिलेगा पानी, लगभग 71% भाग पे पानी मिलेगा, ठीक है। तो ये जो 71% भाग है, ये जो पृथ्वी का 100% है उसका ये 2/3 है। इस बात को याद रखिएगा, ये पूछा जाता है प्रश्न कि कितना है इसका, तो 2/3 है, ठीक है। कुल क्षेत्रफल का पृथ्वी पे जितना पानी है वो पानी कुल 2/3 होता है, ठीक है, पृथ्वी कुल क्षेत्रफल का। तो अगर जो पानी है 71%, ठीक है, तो वो महासागरों के रूप में है, ओके। कुछ महासागर के रूप में ज़्यादा मात्रा में आपको पाया जाएगा, कुछ नहीं, ज़्यादातर महासागर के रूप में पाया जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखें महासागर कौन कौन से हैं मुख्यतः, तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है, उसके बाद अटलांटिक महासागर है, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, फिर आर्कटिक महासागर है, ठीक है। तो यहाँ पे अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक दिखाई देगा, यहाँ पे साउथ अटलांटिक दिखाई देगा, यहाँ पैसिफिक दिखाई देगा, यहाँ पे हिंद महासागर दिखाई देगा, और इधर भी आपको पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर दिखाई देगा, ठीक है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं, इस बात का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आइए आपको अगले प्रश्न पर यानी पहले प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पे दिया गया प्रश्न कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है, ठीक है, तो लगभग कितने है पृथ्वी का, वो आपको बताना है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको बताया हूँ यहाँ पे। तो ये है 2/3, ठीक है। अभी मैं जो 100% बताया कुल क्षेत्रफल पृथ्वी का, तो उसका 71% लगभग जल है उस पर, तो ये 100 का 2/3 ही होगा, ठीक है। तो आगे चले। अगला प्रश्न है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है, ठीक है। अगर ये पृथ्वी है और ये समुद्र एरिया है, ठीक है, तो समुद्र तल पे पूछ रहा है कि पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा पड़ेगा। तो इसका सही जवाब है उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव इसका सही जवाब है, ठीक है। कैसे, मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। आपको यहाँ बता दूँ मैं कि पृथ्वी का जो आकार है, ठीक है, वो पूरी तरह से गोल नहीं है। पृथ्वी कुछ ऐसे आपको दिखाई देगी, मतलब पृथ्वी कुछ ऐसे है, ठीक है, ठीक। और ये इसका नॉर्थ पोल होता है और ये इसका साउथ पोल होता है, ठीक है। तो जो साउथ पोल है, साउथ पोल जैसे देखिए कि ये वाला हिस्सा जो है साउथ पोल है, ठीक है, जहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक है। तो साउथ पोल महाद्वीप, साउथ पोल पे महाद्वीप है यानी कि भूमि है। तो यहाँ पे ज़्यादा गहराई तक कुछ होगा नहीं, ठीक है, ये भूमि है, ओके। और नॉर्थ पोल पे देखेंगे तो ये महासागर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सागर दिखाई देगा आपको नॉर्थ पोल पे। तो सागर में जो स्थिति होती है वहाँ पे भी कुछ ऊंचा उच पाए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जो केंद्र है, ये देखिए केंद्र है, जो पृथ्वी का ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें एक केंद्र होता है, कोर होता है, जिसे हम इनर कोर बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो ये नॉर्थ पोल है, यहाँ से इसकी लेंथ दूरी कितनी है वही पूछा जा रहा है। तो यहाँ से इसकी दूरी नज़दीक पड़ती है और ये जल भी है, तो इसका सही जवाब होगा नॉर्थ पोल, ठीक है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा नॉर्थ पोल। आगे चले। तो अगला प्रश्न है डेटम रेखा क्या है। तो डेटम रेखा अगर आपसे पूछता है कि डेटम रेखा क्या है, तो समुद्र तल की जो क्षैतिज रेखा है
जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है उसे डेटम रेखा कहते हैं। ठीक है, डेटम रेखा कहते हैं, ये पृथ्वी है। ठीक है, अगर आपको पता लगाना है कि कोई भी चीज़ कितनी ऊंची है, अगर कैसे आप कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर की ऊंचाई पे है। ठीक है, 8,848 मीटर की ऊंचाई पे कैसे आप उसको अनुमान लगाते हैं या नापते हैं या मापते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगर अगर मैरियाना ट्रेंच पूछा जाता है कि सबसे गहरी खाई है प्रशांत महासागर की, तो कैसे वो सबसे गहरी खाई है, कहा जाता है लगभग 11 किलोमीटर गहरी है वो। ठीक है, तो कैसे वो सबसे गहरी खाई, कैसे वो मापा जाता है। तो ये जो सागर है इसमें एक बेस लाइन होती है। ठीक है, एक बेस लाइन होता है जिसे डेटम लाइन कहते हैं। यही लाइन से हम इस सागर की गहराई भी पता लगाते हैं। ठीक है, नीचे की गहराई भी पता लगाते हैं और ऊपर की ऊंचाई भी पता लगाते हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी की भी ऊंचाई लेते हैं तो कहते हैं कि समुद्र तल से औसत ऊंचाई उसकी कितनी है। ठीक है, तो यही जो लाइन होता है उसी को हम डेटम लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसे ही हम डेटम लाइन बोलते हैं। और डेटम लाइन जब पूछोगे तो क्या आप जवाब देंगे कि समुद्र तल की क्षैतिज रेखा है जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है। ठीक है, आगे चलें। तो आपका अगला प्रश्न है कि हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। ठीक है, अभी मैं आपको बताया हूँ वहाँ पे कि हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग प्रशांत महासागर है और ये है प्रशांत महासागर। ठीक है, इधर दिखेगा आर्कटिक महासागर, इधर दिखेगा अंटार्कटिक महासागर और इधर दिखेगा अटलांटिक। ये पूरा अटलांटिक है, लेकिन ये नॉर्थ और साउथ में बटा हुआ है। ठीक है, और इधर है हिंद महासागर। आगे चलें। तो अगला प्रश्न है कि 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। 90 ईस्ट रिज। ठीक है, रिज क्या होता है, रिज कटक होती है, कटक इसको हिंदी में बोलते हैं, रिज को कटक बोलते हैं। ठीक है, और मैं पहले अगर आपको रिज बता दूं तो देखिए ये समुद्र की कुछ लोकेशन है, ये समुद्र की लोकेशन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ प्लेटें होती हैं। ठीक है, क्योंकि प्लेटों पे ही महाद्वीप स्थित है, तो प्लेटें होती हैं। तो कुछ प्लेटें क्या होती हैं, डाइवर्जेंट, यानी कि एक दूसरे से वो दूर होती जाती हैं, और कुछ प्लेटें जो होती हैं वो कन्वर्जेंट करती हैं, यानी कि एक दूसरे में समा जाती हैं, मिल जाती हैं। ठीक है, तो इन दोनों स्थितियों में कटक का निर्माण होता है। और डाइवर्जेंट की बात करें तो एक दूसरे से जब ये दूर जाती हैं, ठीक है, समुद्र, ये जैसे कि समुद्र तल है, ठीक है, इसके नीचे की ये सब बात हो रही है। ठीक है, ये नीचे ये सब स्थित है। तो ये जब एक दूसरे से दूर जाती है तो नीचे से जो कोर है, कोर में जो लावा होता है वो बाहर आता है। ठीक है, मैग्मा जो होता है वो बाहर आता है, और ऊपर लावा जब बन जाता है तो ये ठोस होने लगता है, और धीरे धीरे ये परत जमती जाती है और एक तरह से ये ज्वालामुखी पर्वत का आकार ले लेता है, और इसी को कटक कहते हैं। ये काफ़ी लंबे हिस्से में फैल जाता है जिसे ये कटक कहते हैं। ठीक है, अब 90 ईस्ट रीज की बात कर रहा है, यानी कि 90 डिग्री पे स्थित कटक की बात कर रहा है, तो वो कहाँ पे है, तो ये देखिए हिंद महासागर में वो पड़ता है। पूछता है कौन सा महासागर, तो हिंद महासागर में पड़ेगा, और ये है 90 डिग्री ईस्ट कटक यहाँ पे। ठीक है, और ये 90 डिग्री इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो देशांतर रेखा होती है, ठीक है, जो देशांतर रेखा होती है यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ से आते आते, क्योंकि यहाँ ये 0 डिग्री है तो इधर से ईस्ट होता है ये, ठीक है, और इधर से वेस्ट होता है, तो इधर आते आते ये 90 डिग्री यहाँ पे आता है, तो यहीं पे कटक स्थित है, तो इसलिए इसको 90 डिग्री ईस्ट रीज कहा जाता है। ठीक है, मैं भी आपको समझा पा रहा हूँ। आगे चलें। तो अगला प्रश्न है कि 64,000 किलोमीटर और 2,000 से लेकर 2,500 किलोमीटर चौड़ाई वाला, ठीक है, 64,000 किलोमीटर लंबाई बता रहा है और 2 से 2,500 इसकी चौड़ाई बता रहा है। ठीक है, और ये भी एक कटक की बात कर रहा है। कह रहा है कि उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ ये हिंद महासागर द्रोणी और ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका महासागर द्रोणी होता हुए ये फिर से प्रशांत महासागर में प्रवेश कर जाता है। तो किस कटक की बात कर रहा है, देखिए ये प्रश्न मैं खुद नहीं बनाया हूँ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, इसलिए ये लंबा चौड़ा है, तो आप घबराइए मत, मैं इसका आंसर दे देता हूँ। ठीक है, तो ये किस कटक की बात कर रहा है, तो ये जो मिड रिज कटक है, यानी कि मध्य, जिसे मध्य कहते हैं, मिड रिज कटक कहते हैं। ठीक है, इसे चैलेंजर कटक भी कहते हैं, और ये आपको मिलता है अटलांटिक महासागर में। आपको दिखा दे रहा हूँ इसको। ठीक है, ये देखिए, ये जो अभी मैंने बताया कि ये पूरा अटलांटिक महासागर के एरिया है। ठीक है, ये तो ये नॉर्थ अटलांटिक, ये साउथ अटलांटिक, ये जो कटक आया है, ठीक है, ये जो रीज है ये है मिड रीज। ठीक है, ये है मिड रीज, इसे चैलेंजर रिज भी कहते हैं। ये देखिए, ये इधर होते हुए ये हिंद महासागर, क्या ये हिंद महासागर है, तो इधर हिंद महासागर होते हुए फिर ऑस्ट्रेलिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया होते हुए फिर घूम के ये इधर से फिर से ये पैसिफिक सागर में चला आता है। ठीक है, तो ये है मिड कटक जिसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ओके, आगे चलें। तो अगला प्रश्न है कि हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है, ये पूछा जा रहा है। मृदु जल की, यानी कि
मृदु जल यानी कि मीठा जल जो पीने योग्य है उसकी बात कर रहा है, जो सर्वाधिक पीने योग्य आता है उसे मीठा जल यहाँ पे कहा जा रहा है। तो उस प्रश्न का आंसर देने से पहले मैं कुछ बेस उसका बता दे रहा हूँ। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे बात किया था कि जो पृथ्वी का एरिया है 100% है कुल, ठीक है, उसमें से 29% भूभाग है और 71% जल है, ठीक है। इस 71% जल को अगर मैं 100% मान ले रहा हूँ, ओके, अगर 71% जल को मैं 100% मान ले रहा हूँ तो इस 100% में से जो लगभग जो 96.5% है वो खारा जल है, जो सागरों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको पिया नहीं जा सकता, ये पीने योग्य नहीं है, ठीक है। और 0.9% अन्य खारा जल है जो झीलों में, नदियों में आदि जगह मिलता है, ये भी पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य कौन सा बचा? 2.5%, लगभग 2.5% जल आपको मिलता है पीने योग्य। लेकिन इसमें भी कुछ जो जल है लगभग 1.7% वो हिमनद और ध्रुवीय जो बर्फ़ हैं, ठीक है, ध्रुवीय जो बर्फ़ है और हिमनद है वहाँ पे ये मिलते हैं, तो वो भी कुछ पॉल्यूटेड होते हैं, ख़राब होते हैं, उसको भी पी नहीं सकते हम लोग, ठीक है। तो ये भी 1.7% निकल गया 2.5% में से। तो 2.5% में से बचा कितना? 1% जो जल है, 1%, लगभग 1% जो जल है वो पीने योग्य है, ठीक है। 1% जल पीने योग्य है। अगर मैं ये जो 2.5% पीने योग्य जल था मीठा जल, ठीक है, यहाँ पे मीठा जल जल जो था, तो इसको अगर मैं 100% मान लेता हूँ, ठीक है, जो मीठा जल था उसको 100% मान लेता हूँ, तो 68.7% ध्रुवीय बर्फ जो होता है, बर्फ के रूप में ये पाया जाता है, और 30% जो है भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, और 0.3% सतही जल यानी कि नदियों नदियों में पाया जाता है ये, और 0.9% अन्य रूपों में पाया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या पूछा है। पूछा है, आपका प्रश्न था ये कि हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में, ठीक है, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में। मैंने बताया था कि 2.5%, ठीक है, मीठा जल है, उसमें से 1.7% हिम नदियों या बर्फ बर्फ के रूप में पाया जाता है जो पीने योग्य नहीं है, ठीक है, लेकिन ये मीठा जल है, ठीक है। तो आगे चले। मैं भी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। पृथ्वी ग्रह, जो पृथ्वी पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। ये सब पूछा गया प्रश्न है, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में आदि एग्जामों में ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है नदियों और झीलों में जल की मात्रा में भूजल की मात्रा से, तो पहला कथन सही नहीं है, क्योंकि नदियों और झीलों की बात कर रहा है, ठीक है। ये नदी और झीलों की बात कर रहा है, यानी कि सतही जल की बात कर रहा है। सतही जल कितना है? 0.3% लगभग है, ठीक है। और जो भूजल है वो लगभग 30% है, ठीक है। तो भूजल की मात्रा अधिक है, न कि नदी और झीलों में जल की मात्रा, ठीक है। तो पहला कथन गलत है। दूसरा कथन क्या है? ध्रुवीय हिमाच्छाद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, तो ये सही है, क्योंकि जो अभी भूजल की मात्रा है मैंने बताया कि 30% है, और जो ध्रुवीय हिमाच्छाद और हिमनद है, ठीक है, जो पहाड़ों पे जमे बर्फ हैं उनकी बात कर रहा है, तो उसकी मात्रा 68 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो 68 पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है, 30% से। तो दूसरा कथन सही हुआ, ठीक है, इसमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देख लीजिए फिर से, ये देखिए ध्रुवीय बर्फ की बात किया तो ये 68.7% था, और भूमिगत जल कितना है? 30% है, और सतही जल कितना है? 0.3% है। ये सब 2.5% को 100% मानने के बाद ये निकाला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप एज्यूम मत कर लेना, यहाँ से ये निकाला जा रहा है, ठीक है। आगे चलें। तो अगला प्रश्न, पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए, ठीक है, यानी पीने के लिए बात कर रहा है, उपयोग के लिए उपलब्ध जो अलवण जल यानी मीठा पानी है, कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से कम है, तो ये सही है। मैंने बताया था कि ये 1% से कम है, ठीक है, पीने वाला पानी जो है। जो पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल जो मीठा जल है, क्या 95% ध्रुवीय बर्फ के रूप में पाया जाता है? नहीं। अभी मैंने बताया कि बर्फ के रूप में 68 पॉइंट समथिंग पाया जाता है, ठीक है। तो ये 95% ना होकर 68 पॉइंट समथिंग है, तो इसमें केवल एक कथन सही है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओनली 1, ठीक है। आगे चलें। फिर पूछ रहा है कि पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल यानी मीठे पानी की बात कर रहा है, अलवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है, ठीक है। और ये ठीक, ये तो कथन सही है कि अलवण जल ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ के रूप में रहता है, बर्फ छत्रक के रूप में रहता है। पूछ रहा है उसके बाद किसका नंबर आता है,
ठीक है। तो उसके बाद भूमिगत जल का नंबर आता है, मैं आपको दिखाया भी था डायग्राम। ये देखिए, सबसे ज़्यादा ध्रुवीय बर्फ छत्रक के रूप में पाया जाता है पानी, उसके बाद भूमिगत जल के रूप में 30% पाया जाता है, ठीक है। पीने योग्य पानी, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र सबसे गहरा है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये ऑप्शन है, ठीक है। प्रशांत महासागर यहाँ नहीं दिया, लेकिन वही गहरा होता है, लेकिन यहाँ जापान सागर दिया है, दक्षिण चीन सागर दिया है, भूमध्य सागर दिया है और बेरिंग सागर दिया है। तो इसका सही जवाब है दक्षिण चीन सागर। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दक्षिण चीन सागर, और यहाँ देखने को मिलेगा जापान सागर, ठीक है। और बेरिंग भूमध्य सागर की बात करें तो भूमध्य सागर यहाँ देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और बेरिंग सागर जो है वो यहाँ और यहाँ, यानी कि इसको जब हम मिलाते हैं इस तरह से घुमा के ग्लोब पे, तो ये अलास्का है और ये रसिया का पार्ट है। यहाँ पे देखिए मिल गया, ये रसिया है, ये अलास्का है। यहाँ पे देखिएगा बेरिंग सागर और यहीं पे है बेरिंग स्ट्रेट भी। ओके, आगे चलें। तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या वेल्विस कटक अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर में सही है। आगुलहास बेसिन क्या हिंद महासागर में, ये भी सही है। कोको कटक क्या प्रशांत महासागर में, ये भी सही है। टेलीग्राफ पठार जो है क्या हिंद महासागर में, तो ये भी सही, सॉरी ये सही नहीं है, हिंद महासागर में टेलीग्राफ पठार नहीं है। ये आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर में, ठीक है। अटलांटिक महासागर यानी कि अंध महासागर में ये देखने को आपको मिलेगा। मैप में दिखा दूँ आपको, देखिए यहाँ पे टेलीग्राफ का पठार, ठीक है। यहाँ पे वेल्विस और यहाँ पे अगुलहास। वेल्विस यानी कि ये भी अटलांटिक या अंध महासागर में, टेलीग्राफ का पठार भी अटलांटिक और अंध महासागर में। अगुलहास जो है वो हिंद महासागर में पड़ता है, ओके। और जो ये कोको प्लेट है ये प्रशांत महासागर में पड़ता है। और यहाँ पे आप देखिएगा नाजका प्लेट, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी प्रशांत महासागर में पड़ता है, ठीक है। आगे चलें। तो ये अगर सेपरेटली आप देखना चाहते हो देख लीजिए, यहाँ पे ये साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे टेलीग्राफ का पठार आपको दिख रहा होगा, ओके। और यहाँ पे अगुलहास दिख रहा होगा आपको, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नीचे और ये हिंद महासागर के पास में, ठीक है। तो ये रहा आज का प्रश्न जलमंडल से संबंधित, जो भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे जा चुके हैं इसको मैं यहाँ पे बताया हूँ। अब इसको फास्ट मोड में करके देख सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, सीरीज अच्छी लग रही हो, तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।